हेलो एवरीवन, ये हमारे पास पार्ट 4 है क्लास 10 चैप्टर 1 के लिए। आज हम लोग करेंगे कि हाउ टू प्रूव अ गिवन नंबर एज इरेशनल नंबर्स। इससे पहले हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या थी, उसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर कर एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्या है। हमें पता है कि रियल नंबर्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था और अभी भी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि रैशनल नंबर कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जहां पर क्यू जो है हमारे पास कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। और पी और क्यू क्या है, पी और क्यू हमारे पास इंटीजर्स है बट क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। इसके हमने पढ़े थे दो तरीके के नंबर्स। रैशनल नंबर्स या तो वो थे जो टर्मिनेट हो जाए, या इस प्रकार के नंबर जो टर्मिनेट तो ना हो बट रिपीट करते रहे, ऐसे नंबर्स रैशनल्स में आएंगे। और इन दोनों ही नंबर को अगर हम छोड़ दें, मीन्स नंबर खत्म भी नहीं हो रहा है और दूसरा पार्ट था इसका कि रिपीट होते हैं, अगर वो खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, तो ऐसे नंबर्स किस में जाएंगे, हमारे पास इरेशनल में जाएंगे। और जब मुझे प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा कि इरेशनल नंबर्स क्या है, तो मेरे पास कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि मैं किस तरीके से शो करूं कि बाय यूजिंग जनरल मेथड कि भाई कोई नंबर खत्म भी नहीं हो रहा है और वो एक किसी कंटिन्यूसिटी में रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले सपोज करेंगे, या फिर जैसे इस तरीके से कि मान लो कि आपको दिखाना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो कि आपके द्वारा किया गया काम गलत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो काम सही है। वही चीज हम वही लॉजिक हम यहाँ पर लाएंगे कि इरेशनल प्रूफ करने के लिए। इरेशनल प्रूफ करने का मेरे पास कोई लॉजिकल तरीका नहीं है कि इरेशनल कैसे करें। तो मैं क्या करूँगा, जो भी नंबर वो मेरे से कह रहा है कि इरेशनल प्रूफ करो, मैं उसको मान लूंगा कि वो रैशनल है। और अगर मेरी मानी हुई चीज गलत साबित होती है, मीन्स मैं उसको प्रूफ नहीं कर पाता वो रैशनल है, तो मैं उसको क्या कह दूंगा कि वो क्योंकि रैशनल नहीं है इसीलिए ऑटोमेटिकली वो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। इस बात को क्वेश्चन के थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। कि सपोज करो आपसे कह रहा है कि √2 को प्रूफ करो कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो गिने चुने स्टेप्स हैं, फिक्स स्टेप है, आपको वही चीज समझनी है कि किस तरीके से आप किसी को कॉन्ट्रडिक्ट करा सकते हो। इसने हमसे कहा कि भाई √2 को प्रूफ करिए कि वो एक इरेशनल नंबर है। मैं यहां से लेके चलता हूं, एग्जांपल है प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमें कह रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या लेट कर लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ध्यान रहे, उसने कहा इरेशनल प्रूफ करने के लिए और हमने क्या माना है कि √2 रैशनल है। अगर किसी तरीके से मैं इसको ये प्रूफ कर दूं कि वो रैशनल नहीं है, मीन्स अपने ही लेट की हुई चीज को मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं अगर वो रैशनल नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अब रही बात ये कि हम ये कैसे प्रूफ करें कि वो रैशनल है कि नहीं है। हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर रैशनल है, मीन्स अगर √2 रैशनल है, तो मैं उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिखा सकता हूँ। और इसमें एक चीज पढ़ी थी हमने, कंडीशन याद कर लेते थोड़ा सा। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, एक चीज तो ये होनी चाहिए, दूसरा क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, एंड एक और चीज थी पी एंड क्यू मस्ट बी को प्राइम। पी और क्यू कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। और को प्राइम का मीनिंग होता है कि ये दोनों नंबर्स इस तरीके के होने चाहिए कि उनके बीच में कभी भी कोई नंबर 1 के अलावा कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि 5/3 एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 और 3 अपने आप में क्या है, को प्राइम से, मीन्स उनको कोई और नंबर नहीं कट कर रहा है। अगर मैं बात करूं 8/6 की, तो 8/6 रैशनल नंबर अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है 2। ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। देखो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, 3 प्राइम नंबर है, बट ये दोनों आपस में कैसे हैं, को प्राइम है। को प्राइम आपस में, को प्राइम का मतलब होता है कि 4 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को एक साथ डिवाइड कर सके 1 के अलावा। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर √2 रैशनल है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, पी क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ पी और क्यू क्या है, को प्राइम होने चाहिए। तो मीन्स उनके बीच में 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं
कि इन दोनों के बीच में 1 के अलावा एक और फैक्टर है, तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, वो कोप्राइम नहीं होंगे। अगर वो कोप्राइम नहीं होंगे तो वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, और अगर वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते तो वो रैशनल भी नहीं हो सकते, और अगर वो रैशनल नहीं होंगे तो वो इरेशनल होंगे। यही जो बात मैंने इतनी बोली है उसी को स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अगर वो साइड स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी अपॉन क्यू का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू स्क्वायर। इसको ध्यान से समझना कि पी स्क्वायर का जो भी आंसर होगा वो कब आएगा, जब मैं क्यू स्क्वायर में मल्टीप्लाई क्यू का स्क्वायर कर दूं, उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं। कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास मतलब पी स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर मेरे पास 16 है, पी स्क्वायर 16 नहीं, ऐसा करते हैं क्योंकि लेता हूँ 3 9 18, ये मेरे पास 18 है, तो 18 कब आया होगा, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो हम ऐसा नंबर लेते हैं जो किसी का स्क्वायर हो। मीन्स पी स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ कि पी स्क्वायर हमें तब मिलेगा जब हम क्यू का स्क्वायर कर लें और उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दें। तो एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि पी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, सपोज इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। अगर 2 पी स्क्वायर का फैक्टर है तो इसका मतलब होगा दिस इंप्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान लो कि 2 जो है वो 4 के स्क्वायर का फैक्टर है, 4 का स्क्वायर मीन 16, तो 2 किसका फैक्टर हुआ, 16 का स्क्वायर हुआ, 16 का हुआ। हमने कहा कि 2 अगर पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 पी का भी होगा, और यहाँ पर पी की वैल्यू क्या थी 4, तो पी किसका भी फैक्टर था, 2 का भी था। तो हम कह सकते हैं कि 2 पी स्क्वायर अगर फैक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पी का भी फैक्टर होगा, और अगर 2 पी का फैक्टर है, सिंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी, तो हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू सम 2 इंटू एम। अगर वो उसका फैक्टर है, जैसे यहाँ पर 2 4 का फैक्टर था, तो मैं 4 को क्या लिख सकता था, मैं 4 को लिख सकता था 2 इंटू 2, ये वाला जो 2 है ये हमने मान लिया है m के इक्वल मान लिया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ बात करता 8 के स्क्वायर की, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8 स्क्वायर, मतलब 2 64 का फैक्टर था। अगर 2 64 का फैक्टर है तो 2 कहीं ना कहीं 8 का भी फैक्टर था। भाई पी की वैल्यू यही थी ना यहाँ, इसके हिसाब से पी क्या है हमारे पास 8 है, तो 8 कैसे आएगा, तो मैं 8 को कहीं ना कहीं लिख सकता हूँ 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 4, और ये जो 4 है ये क्या है, मैंने माना है m। तो इस तरीके से अगर वो इसका फैक्टर है तो हम लिख सकते हैं कि p इज इक्वल्स टू 2m, और ये हम क्या पुट कर देंगे, जो हमने इक्वेशन मानी थी पी स्क्वायर वाली, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, पुट p इक्वल्स टू 2m इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमारे पास क्या था, हमारे पास था पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू का स्क्वायर, और पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2m, ये हो जाएगा हमारे पास 2 क्यू का स्क्वायर, और इनका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इक्वल टू क्यू स्क्वायर, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 क्यू का भी फैक्टर होगा, और प्रूफ करेंगे जैसे हमने पी के लिए किया वैसे आप क्यू के लिए भी कर सकते हो। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू का फैक्टर हो जाएगा। नाउ सिंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ P एंड Q बोथ, हमारे पास क्या हुआ कि 2 P का भी फैक्टर था, 2 Q का भी फैक्टर निकला, क्योंकि वो दोनों का फैक्टर हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशंस। कौन सी अजम्पशन, दैट P एंड Q आर कोप्राइम। कौन सी अजम्पशन गलत हो गई हमारी कि P और Q क्या है, कोप्राइम है। और अगर वो कोप्राइम नहीं है,
हमारी एग्जाम से तो गलत हो गई। दिस इम्प्लाइज या देयरफॉर √2 is not a rational number hence √2 is a irrational numbers। अगर √2 रैशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। इस बात को अच्छे से समझो, क्योंकि बस इतना ही समझना है, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसके बाद फटाफट हम अपने क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के। इतना नोट डाउन कीजिए। एक्सरसाइज करने पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी इन द सेंस कि कब कब इरेशनल नंबर्स होगा, कब हमें आसानी होगी। इन प्रॉपर्टीज का काफी ज्यादा हेल्प होगा हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते वक्त। हमें पता है कि एडिशन ऑफ, देखो मैं रैशनल नंबर को Rn से रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पर और इरेशनल को IR से, तो आप ये समझ जाएंगे। तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल। कि अगर मैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करूंगा तो हमेशा क्या मिलेगा, मुझे इरेशनल नंबर मिलेगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल। अगर मैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। थर्ड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ रैशनल और इरेशनल की, तभी मुझे क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। और थर्ड चीज मेरे पास, अगर मैं डिवाइड करता हूँ कि डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। ये तो जब हुआ जब मैं इरेशनल और इरेशनल को ऐड कर रहा हूँ। दो प्रॉपर्टीज आपको और पता होनी चाहिए जो इस एक्सरसाइज में तो यूज नहीं होगी बट आपकी लाइफ में कई बार यूज होंगी, कि अगर मैं रैशनल नंबर और रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करूँ तब तो रैशनल मिलेगा ही, बट अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, अगर दो इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई कराई जाए, वी ऑलवेज गेट, वी मे बी गेट, वी मे और मे नॉट बी गेट, मे और मे नॉट बी गेट रैशनल और इरेशनल नंबर। वी नो वी मे और मे नॉट गेट रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई √2 से कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा √4, और √4 का आंसर होता है मेरे पास 2। बट अगर मैं √2 और √3 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा √6, और जो वापस क्या हो जाएगा मेरे पास, इरेशनल हो जाएगा। पहली चार प्रॉपर्टी आपको इस एक्सरसाइज में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। इतना नोट कीजिए, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रूफ करो कि √5 क्या है, इरेशनल है। वही काम करेंगे कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल है तो √5 क्या हो जाएगा हमारे पास, √5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। कंडीशन आप सारी लिखेंगे यहाँ पर, क्रॉस स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में Q स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा मेरे पास P स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू Q का स्क्वायर। दिस implies 5 is a factor of P square. This implies 5 is also a factor of P. अगर वो P स्क्वायर का फैक्टर है तो वो P का भी फैक्टर होगा। एंड दिस implies कि P is equal to 5m। अगर उसका फैक्टर है तो कुछ मल्टीप्लाई करने पर P हमें मिल जाएगा। ठीक, इसको पुट करेंगे हम, इसको यहाँ पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू Q का स्क्वायर। तो ये जाएगा हमारे पास 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर। 5 से कैंसिल आउट होगा तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास 5m स्क्वायर। और यहाँ पे फिर से हमें क्या मिल जाएगा, इसके बारे में क्या मिल जाएगा, 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इज अ फैक्टर ऑफ Q। ठीक, दिस इम्प्लाइज, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं,
दिस implies 5 is a factor of p and q both. उसके बाद अब क्योंकि वो दोनों का फैक्टर है तो वो हमें क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption. कौन से assumption? that p and q are co-prime. Therefore root 5 is not a rational number. Hence root 5 क्या हो जाएगा फिर? is irrational number. क्योंकि वो रैशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही था. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी है. ध्यान रहे हमने एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी जब हम रैशनल नंबर्स में जब डिवाइड कर रहे थे रैशनल और इरेशनल में, कि जितने भी रूट के नंबर्स होते हैं जिनको हम सोल्व नहीं कर सकते वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं. उसी का यूज़ करेंगे अब हम. देखो जब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाए कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 या फिर रूट 6, इनको प्रूफ करना है कि इरेशनल है, तो उसी तरीके से करना है जैसे अब कराया है. ऐसे भी कराया है हमने कि पहले लेट करेंगे फिर दोनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे. इस तरीके से करना है. बट सपोज करो वो आपको सिंगल ये नहीं देते, वो आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नंबर लिख कर देते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, आपको प्रूफ करना है कि 3 + 2 रूट 5 क्या है. 3 + 2 रूट 5 आपको इरेशनल प्रूफ करना है. तो लेट हम वही करेंगे कि लेट ये क्या है, रैशनल है. डेट मीन्स ये p अपॉन q की फॉर्म में होगा. यही होगा. हम क्या करेंगे, रूट 5 को अकेला करेंगे. और हमें पता है कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है. क्योंकि यहाँ पर ये इंडिविजुअल नहीं है, यहाँ पर वो प्रॉपर्टीज यूज होंगी जो हमने अभी पढ़ी थी. अब देखो हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे. पहले हम करेंगे सिंगल इन द सेंस कि रूट के नंबर को स्प्लिट करेंगे, अकेला करेंगे धीरे धीरे करके. कैसे, पहले प्लस का 3 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा p अपॉन q -3. सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा p - 3q अपॉन में q. ये हो जाएगा 2 × रूट 5 और रूट 5 हो जाएगा हमारे पास p - 3q अपॉन में 2q. अब हमें पता था कि p अपॉन q क्या है, रैशनल नंबर है. 3 क्या है, रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नया आंसर आया होगा, जो भी आए, वो एक रैशनल नंबर मिलेगा. हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस p अपॉन q and 3 both are rational number, therefore their subtraction is also rational number. क्योंकि वो दोनों रैशनल थे तो उनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, रैशनल होगा. और 2 हमारे पास क्या है, रैशनल है, तो उधर जाके वो मल्टीप्लाई हो गया, मीन्स इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा. तो इसके हिसाब से दिस इम्प्लाइज p - 3q अपॉन में 2q. यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सिंस p - 3q अपॉन में 2q इज अ रैशनल नंबर. सिंस का एक्सेंस क्यों, भाई हमने ये जो सोल्व किया है ये क्या आएगा, मेरे पास एक रैशनल नंबर आएगा. अगर ये रैशनल नंबर आएगा तो दिस इम्प्लाइज कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. यही तो हुआ कि भाई जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो रैशनल आएगा. जैसे हमने देखा है कि भाई ये रैशनल था, ये रैशनल माइनस किया, ये डिवाइड में आया, तो ये सब सोल्व करने पे क्या आएगा, रैशनल आएगा. और अगर ये सोल्व करने पे रैशनल आएगा तो सब किसके इक्वल है, रूट 5 के इक्वल है. अगर ये रैशनल है तो वो रूट 5 के इक्वल ही आएगा, तो रूट 5 के क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा. बट दिस इम्प्लाइज रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट रूट 5 इज a rational number. This implies this contradict our assumption. अगर वो contradict कर रहा है तो this implies 3 + 2 रूट 5 is not a rational number. Hence 3 + 2 रूट 5 is a rational number. इतना नोट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. इसमें 2 पार्ट्स हैं, ये हमें दिए हुए हैं.
उसने कहा कि प्रूफ करो कि 1/√2 क्या है, इरेशनल है, और 7√5 भी क्या है हमारे पास, इरेशनल है। तो दोनों में यही करेंगे कि लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। अगर 1/√2 रैशनल है तो 1/√2 क्या हो जाएगा, वो P/Q के इक्वल होना चाहिए। और हमें पता है कि सबसे पहले रूट में कोई नंबर रहता है तो हम सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे, तो ये जाएगा 1/√2 और √2 इंटू √2 इज इक्वल टू P/Q। दिस इम्प्लाइज √2/2 इज इक्वल टू P/Q। नाउ सिंस √2 इज अ इरेशनल नंबर, √2 क्या है, इरेशनल है, एंड 2 is a rational number, and we know that division of a irrational number and rational number is always irrational number। हमें पता है कि अगर irrational नंबर को rational नंबर से डिवाइड करूंगा तो हमेशा से क्या आएगा, irrational आएगा। दिस इम्प्लाइज √2/2 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि √2/2 जो भी है वो रैशनल नंबर के इक्वल आएगा, इरेशनल के इक्वल आएगा। और ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट आवर अजम्पशन, ये तो था ही नहीं, दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आवर assumption, hence 1/√2 is irrational number। ठीक है, यही करना था। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 7√5 को आपको प्रूव करना है कि वो क्या है, इरेशनल है। देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे कि लेट ये क्या है, इज अ रैशनल नंबर, तो 7√5 हो जाएगा हमारे पास P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P and Q आर कोप्राइम्स। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा √5 इज इक्वल टू P/7Q। और हमें पता है कि P/Q क्या था, रैशनल था। और यहाँ पर अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1/7 मल्टीप्लाई बाई P/Q है। सिंस P/Q and 1/7 both are rational number and their multiplication, भाई अगर दोनों रैशनल है और उनकी जब मल्टीप्लाई करूंगा and their multiplication is also रैशनल नंबर्स, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, रैशनल ही होगी। अगर दोनों का रैशनल है, दिस इम्प्लाइज √5 इज अ रैशनल नंबर, बट we know that √5 is irrational number। this connected our assumption, क्योंकि हमें पता है कि √5 कैसा है, √5 तो irrational है। this contradicts our assumption, hence 7√5 is irrational। इसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो रही है। रैशनल में इतना ही करना, जब आपको इंडिविजुअल वो नंबर पूछे कि √5, √2, √3, √7, √11, √9, कुछ भी, सॉरी √9 √8, कुछ भी अगर आपसे पूछा, √8 के बाद √2 लिख सकते हैं, √13 है। अगर वो इंडिविजुअल मतलब केवल रूट का नंबर देता है और आपसे प्रूफ करने के लिए कहता है, तो आप पूरे स्टेप्स यूज करेंगे कि वो नंबर्स होगा, फिर उसके स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, देन मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम दिखाएंगे कि फैक्टर कॉमन है, उसके बाद वो होगा। बट अगर आपके पास कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, तब आप उस पूरी प्रोसेस को यूज़ नहीं करेंगे, तब आप उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे जो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ की हैं कि अगर मैं रैशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई कराता हूँ, ऐड कराता हूँ, सब्ट्रैक्ट कराता हूँ या डिवाइड कराता हूँ, चारों ही केस में अगर इरेशनल और रैशनल है तो वो जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो इतना ही करना है, इनका यूज़ करो। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होते हैं। अगली एक्सरसाइज पार्ट में एक्सरसाइज 1.4 करके चैप्टर एंड करते हैं। थैंक यू।